हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जून माह में घटित सप्ताह 1 के करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उम्मीद है आपने उनको नोट किया होगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना था। तो ये किस नाम से प्रकाशित किया गया था? उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड। और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कि 30 मई 1826 इसके अंदर शुरू किया गया था। और ये कहाँ शुरू किया गया था? कोलकाता के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो किस नाम से प्रकाशित किया गया था? उद्दंत मार्तंड। तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखने में ठीक नहीं आया है तो आप नाम ध्यान रखिएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर वर्तमान में कौन है? तो ये कौन है हाल ही में? ये हैं स्टीफन हैन। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है और परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीफन हैन जो हैं वो अभी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA इसके कमिश्नर है वर्तमान में। हाल ही में कोविड-19 के चलते जितनी भी ड्रग्स या मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन को अप्रूव किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो यहाँ के जो हेड है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो हेडक्वार्टर है FDA का वो कहाँ पर है? मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट के अंदर। मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट के अंदर, USA में है, आप ये ध्यान रखिएगा। और जगह कौन सी है? मैरीलैंड। फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फिक्की के जो FLO हैं यानी कि फीमेल लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? जाह्नवी फूकन को। जाह्नवी फूकन को हाल ही में फिक्की के लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया है। और जो फिक्की के एक्चुअल प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? संगीता रेड्डी जी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, फिक्की के बारे में अगर इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछते हैं तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको नाम ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया है मिज़ोरम ने। मिज़ोरम के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। मिज़ोरम के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री जो हैं वो उनका नाम क्या है? जोरामथंगा जी। और जो गवर्नर हैं वहाँ के उनका नाम क्या है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई जी जो है वहाँ की कौन है? गवर्नर। और जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है हमारे पास में? मिज़ोरम की आइजॉल। AIZAWL या फिर आइजॉल। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में न्यूयॉर्क के अंदर इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड का आयोजन किया गया था और उसमें किसे चुना गया है? डॉक्टर राजीव जोशी जी को। डॉक्टर राजीव जोशी जी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर न्यूयॉर्क के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो डॉक्टर राजीव जोशी जी हैं इन्होंने 250 से भी अधिक अपने इन्वेंशन किए हैं और उनको पेटेंट करवाया है। इसके साथ ही ये अभी वर्तमान में IBM के अंदर कार्यरत हैं। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क का जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसे दिया गया है? 2020 का डॉक्टर राजीव जोशी जी को। कोटपा कानून किससे संबंधित है? हमको ये बताना है। तो कोटपा कानून किससे संबंधित है? ये संबंधित है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण का विनियम, इससे संबंधित है। अगर हमसे कोई पूछता है कि कोटपा की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिएगा COTPA, हम इसे ऐसे इंडिकेट करेंगे। और ये एक्ट कब लागू किया गया था? ये कानून लागू किया गया था 2003 के अंदर। ये किससे संबंधित है? C से सिगरेट हो जाएगा, O से अदर टैबेको प्रोडक्शन, अदर
टैबाकू यानी तंबाकू जिसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रोडक्शन उनके उत्पादन से संबंधित एक्ट जो हो जाएगा कोटपा एक्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये है 2003 में लागू किया गया था कानून। तो शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स किस ज़िले से संबंधित है? तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स किस ज़िले से संबंधित है? ये संबंधित है आपका झुंझुनू से। हाल ही में जो केसीसी है यानी कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसमें जो उत्पादन पहले होता था वो बंद हो गया है। इसकी अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो नीचे नोट में देखिए कि 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2008 में इसको बंद कर दिया गया। नवंबर 2008 में इसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वहाँ पर कीमत में जो तांबे की कीमत थी उसमें कमी आ गई थी और इसकी जो लागत थी वो बढ़ गई थी, तो इस वजह से इसे बंद कर दिया गया था। यहाँ सिंगल सुपर फास्फेट व ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरक भी बनाया जाता था, जो कि अभी नहीं बनाया जा रहा है। केवल कच्चा माल निकाला जाता है और अलग अलग रिफाइनरी में भेजा जाता है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की जब भी बात आएगी तो हम इसको तांबे से रिलेट करेंगे, और जब भी तांबे से रिलेट करेंगे तो जो राजस्थान में तांबे के भंडार हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं हमें उनका नाम भी ध्यान रखना है, जैसे झुंझुनू यहाँ पे मेंशन किया ही है। इसके अलावा भीलवाड़ा, सिरोही, अलवर, उदयपुर, इनके अलग अलग क्षेत्रों में, उदयपुर ज़िले के अलग क्षेत्र में, अलवर के अलग क्षेत्र में यहाँ पर तांबे के भंडार पाए गए हैं और वहाँ पे अभी वर्क चल रहा है। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन की बात करें कि प्रोडक्शन कौन सी कंपनी कर रही है, तो वो कौन सी कर रही है कंपनी? HCL, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इनके द्वारा यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है वो चर्चा में है और ये किस ज़िले से संबंधित है? झुंझुनू से। क्योंकि इसके बंद हो जाने से लगभग 10,000 जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो अब घट कर कितने हो गए? 1,000 हो गए। लगभग 1,000 के आसपास जो है अभी वहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ से केवल कच्चा माल निकाला जाता है और अलग अलग रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। जो पहले सुपर फास्फेट व ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरक बनाए जाते थे वो अब नहीं बन रहे हैं। तो इसके चलते ये चर्चा के अंदर है और इसे वापस शुरू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है अपने स्तर, मतलब जो भी ग्रामीण स्तर है और जो भी इस कंपनी को वापस चलाना चाहते हैं उनके स्तर पर। आप इसे नोट कर सकते हैं। सुमेलित कीजिए आतेला का बहड़ौदा बांध, ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है जयपुर ज़िले से। और जो इससे रिलेटेड नदी है वो कौन सी है? साबी नदी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये साबी नदी से संबंधित है। साबी नदी एक रेन फेड रिवर है, यानी कि जब बरसात का टाइम रहता है तभी इसके अंदर पानी की आवक होती है। इसके बाद में राजोला बांध। राजोला बांध किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? करौली से। और जो नदी है वो कौन सी है? गंभीरी नदी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गंभीरी नदी और राजोला बांध। गिलाई सागर बांध सवाई माधोपुर में, और ये किससे रिलेटेड है? बनास नदी से। नवनीरा बैराज जो कि कोटा से संबंधित है, और जो नदी होगी वो कौन सी हो जाएगी? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। परवन बांध की जब हम बात करते तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करेगा? झालावाड़ से। और नदी कौन सी हो जाएगी? परवन नदी। इसके बाद हम बात करते हैं ईसरदा बांध। ईसरदा बांध किस ज़िले से संबंधित है? टोंक। और जो नदी है, यहाँ पे हम नदी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे बीसलपुर डैम की, क्योंकि बीसलपुर डैम का जो ओवरफ्लो पानी होता है उसको व्यर्थ बहने से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया जा रहा है, ताकि दौसा और सवाई माधोपुर में जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो सके। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ईसरदा बांध टोंक से रिलेटेड है। वर्तमान में जो राजस्थान का भूजल विभाग है वो किसके पास में? BD कल्ला जी के पास में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ब्यावर गोमती नेशनल हाईवे को डबल लेन हाईवे से 4 लेन हाईवे में विकसित किया जाएगा। ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है? तो ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है? ये संबंधित है आपका नेशनल हाईवे 8 से। इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा 100 किलोमीटर के हाईवे में 6 फ्लाईओवर और 40 छोटे पुलों का निर्माण होगा, जिसमें 4 लेन में पेव्ड शोल्डर भी बनाया जाएगा। इसकी जो कुल लागत है वो कितनी है? 721.62 करोड़ रुपए। तो ये तो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो हमारे पास में ऑप्शन है, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि NH-15 जो है उसकी लंबाई हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और लगभग 906 किलोमीटर
इसकी लेंथ है। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। NH-76 स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। इसके अलावा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का भी भाग है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं NH-3 की। तो जब सबसे लंबा हमारे पास में NH-15 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा NH-3, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर, यानी 32 किलोमीटर। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है वो कितनी है टोटल? वो है 38 यानी कि 38 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि राजस्थान से गुजरते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश को $500 मिलियन का ऋण दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? ग्रीन नेशनल हाईवे के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश को $500 मिलियन का ऋण दिया गया था ग्रीन नेशनल हाईवे के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उनका नाम क्या है? नितिन गडकरी जी। और जो हमारे राजस्थान राज्य के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। किस अभियान के तहत चयनित स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे? तो किस अभियान के तहत होगा ये होगा आपका निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। इसमें जो भी राजस्व ग्राम है जहाँ से कि राजस्व की प्राप्ति होती है, उस गांव से एक पुरुष और एक महिला को चयन किया जाएगा और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने का मौका दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और अभियान कौन सा है? निरोगी राजस्थान अभियान। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? उदय कोटक जी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? विक्रम एस किर्लोस्कर का। CII के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। CII का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कब से ये कार्यरत है? ये 1895 से, यानी कि 1895 में 5 इंजीनियरिंग फर्म्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया था। उसके बाद में धीरे धीरे आगे समय के साथ में 1 जून 1992 को CII के रूप में यह स्थापित हुआ। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में CII और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड TDB ने एक सम्मेलन किया था जिसका नाम क्या था? रीस्टार्ट। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एक सम्मेलन जो कि CII और TDB के बीच में हुआ था वो कौन सा था? रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया गया? 1 जून को। अब यह जो है हमारे लिए राजस्थान के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विश्व में पहली बार ऊँटनी का जो दूध होता है उसे विश्व दुग्ध दिवस के एजेंडे के रूप में लिया गया है। और राजस्थान में रायका समुदाय द्वारा कैमल मिल्क को जो है उत्पादित किया जाता है, और इसके मार्केटिंग के लिए कौन सी कंपनी काम करती है? कैमल करिश्मा कंपनी। ऊँटनी का जो दूध होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह जलनरोधी समस्याओं, साथ ही सुदृढ़ रक्षात्मक प्रोटीन, जीवाणुरोधी और पोषक गुणों के कारण कैमल मिल्क को यूज़ किया जाता है। और ऑटिज़्म बीमारी के लिए भी कैमल का जो दूध होता है वो यूज़ किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि विश्व में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर कैमल मिल्क की जो है मांग बढ़ रही है। अगर हम पशुधन गणना रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो हाल ही में ऊँट की संख्या में राजस्थान जो है वो टॉप है देश के अंदर। लेकिन जो 2012 और 2019 की अगर हम रिपोर्ट देखें, 2012 और 2019 की, तो राजस्थान टॉप है पूरे देश के अंदर। लेकिन 2012 में जहां ऊँटों की संख्या 3.26 लाख थी, वो घटकर कितनी हो गई है? 2.13। और पूरे जो देश है उसमें अगर हम ऊँटों की संख्या की बात करें तो वो अब कितनी हो गई है? 2.5 लाख। और वो पहले कितनी थी? 4 लाख देश के अंदर। तो यानी कि ऊँटों की संख्याओं के अंदर कमी आई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पशुधन गणना रिपोर्ट में जो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट थी उसमें ऊँटों की संख्या में राजस्थान टॉप पर था। साथ ही 2012 से 2019 तक जो संख्या थी ऊँटों की राजस्थान में वो घटी है, 3.26 लाख से कितनी हो गई है? 2.13 लाख। और पूरे देश में
4 लाख से अभी संख्या कितनी रह गई वोटों की, वो रह गई है 2.5 लाख। आपको ये ध्यान रखना है। और ये कब बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, ये बनाया जाता है 1 जून को। हाल ही में राजस्थान के किस विद्यालय से संबंधित कॉलेजों को AICTE द्वारा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के शिक्षण के लिए मान्यता प्रदान की गई है? तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय को ये मान्यता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को। किसको? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इस वर्ष से 60 सीटों के साथ में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की शिक्षण जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उन्होंने 20 करोड़ रुपए का बजट दिया था। इसके ज़रिए वहाँ की जो भी लैब्स वगैरह हैं और जो इमारत वगैरह है वो बनाई जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये AICTE ने यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने हाल ही में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए जय नारायण व्यास राजस्थान के अंदर जो कि जोधपुर में है उससे संबंधित कॉलेज जो कि कौन सा है MBM कॉलेज, वहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के शिक्षण के लिए मान्यता प्रदान की है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आप बताइए कि AICTE के जो प्रेजेंट में चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा वर्तमान में जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम क्या है? प्रवीण चंद्र त्रिवेदी। प्रवीण चंद्र त्रिवेदी, तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ये वाइस चांसलर हैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के। हाल ही में कितने खरीफ की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से 83% की वृद्धि की गई है? तो कितनी फसलों के अंदर ही की गई है? ये हैं 14 फसलें। यहाँ पर कुछ फसलों की लिस्ट दे रखी है, जैसे पैडी हो गया, जिसे हम धान भी कहते हैं। सामान्य जो है उसकी रेट जो 2019-20 थी वहाँ पे 1815 थी और अब कितनी कर दी गई है? 1868। ऐसे ही बाजरा, मक्का, तुर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और कपास, तो ये रेट यहाँ दे रखी है और अभी जो चेंजेस आए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि खरीफ की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हाल ही में 50% से 83% की वृद्धि की गई है। हाल ही में कैमरा ट्रैपिंग पद्धति से सिया घोष की उपस्थिति को किस अभ्यारण्य में दर्ज किया गया है? तो हाल ही में किस अभ्यारण्य में ये दर्ज किया गया है? तो ये है रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर के अंदर हाल ही में कैमरा टैपिंग पद्धति से, कैमरा टैपिंग पद्धति में क्या होता है कि जो भी अभ्यारण्य है वहाँ पर वनों पर कैमरा को इंस्टॉल कर दिया जाता है और इमेजेस को कैप्चर किया जाता है। तो जहाँ पे भी इन जीवों की उपलब्धता होती है वहाँ पर हमें पता पड़ जाता है और उसके साथ में ही इनका रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में कई सारी पद्धतियों का जिक्र किया था जिसमें कि वन्य जीव जो हैं उनकी गणना की जाती है, तो वो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा रणथंभौर अभ्यारण्य की जब हम बात कर रहे हैं तो रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यह पहली बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है जो कि कब शुरू हुई थी? 1973 के अंदर पहली बाघ परियोजना से संबंधित है रणथंभौर का। इसके अलावा इसे एक और उपनाम से जाना जाता है जो कि कौन सा है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर हम सिया घोष की बात कर रहे हैं तो ये सिया घोष जो है वो वन बिलाव की प्रजाति का है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर के अंदर गणेश जी का मंदिर भी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? त्रिमूर्ति गणेश मंदिर के नाम से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान आवासन मंडल कितने शहरों के लिए 17 आवासीय योजना का आरंभ करेगा? तो यहाँ पर राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा 11 शहरों के अंदर आवासीय योजनाओं का आरंभ किया जाएगा। इन आवासीय शहर जो योजना है उनके जो ज़िले हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे जयपुर के सिरोली वाटिका महिला शाहपुरा के अंदर, उदयपुर के दक्षिण विस्तार क्षेत्र में और देवारी श्री गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में, टोंक के निवाई, सिरोही के अबू रोड में, अजमेर के नसीराबाद एवं किशनगढ़ शहर में और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर आवासन मंडल द्वारा 17 आवासीय योजनाओं को आरंभ किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
वर्तमान में जो हमारे नगरीय विकास एवं आवासन विभाग है वो किसके पास में है? शांति कुमार धारीवाल जी के पास में। शांति कुमार धारीवाल जी के पास में, तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजस्थान में 571 विद्युत सब स्टेशन को चिन्हित कर कितने मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल चुकी है? तो हाल ही में कितने मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल चुकी है? तो यह है 325 मेगावाट। ये एक जगह नहीं लगाए जाएंगे, अलग अलग सब स्टेशन पर लगाए जाएंगे। तो हाल ही में जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उन्होंने न्यू एवं रीन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राजस्थान का टारगेट बढ़ाने को कहा है, और इसके लिए जो 4456 सब स्टेशन चिन्हित किए गए थे उनमें अभी 571 पर काम हो रहा है, जिसमें कि 325 मेगावाट के प्लांट लगाने की अनुमति मिल चुकी है। और टोटल जो एस्टिमेटेड मेगावाट के जो पावर प्लांट लगाने हैं वो कितने हैं? 725 मेगावाट है। तो टोटल अगर पूछता है तो 725 होगा, और अभी अनुमति जो मिली है वो कितनी है? 325 मेगावाट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब भी हम सोलर पावर प्लांट की बात करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आएगा, जो कि कौन सी है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी की शुरुआत 2015 के अंदर की गई थी 21st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिसे हम COP21 भी कहते हैं। COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21st पेरिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी, और इसके चलते जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो तत्कालीन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें अर्थ चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ISA के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। प्रेसिडेंट का नाम क्या हो जाएगा? राजकुमार सिंह। इनका नाम ध्यान रखिएगा। और अभी वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की भी बात कही गई थी, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, यानी एक सन और एक ग्रिड जहाँ से कि पावर को सप्लाई किया जाएगा, और एक ही वर्ल्ड के अंदर। तो इसकी बात रखी गई थी। कामधेनु डेयरी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में कामधेनु डेयरी योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य के अंदर। इसके अंतर्गत देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग ने ये योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत इकाई को न्यूनतम 36.68 लाख जो होंगे वो इस प्रोजेक्ट में लगाने होंगे, जिसमें कि 30% जो है वो सरकार खर्च करेगी, और 10% का जो है राशि वो डेयरी स्थापित करने वाले उद्यमी को करनी होगी। साथ में जो बची हुई राशि यानी 30% सरकार कर रही, 10% खुद को करनी पड़ रही, तो 30 और 10 40 तो हो गया, और 60% किसके द्वारा की जाएगी? बैंक की ओर से लोन की सहायता से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कामधेनु डेयरी योजना जो किस राज्य से संबंधित है? वो है राजस्थान राज्य से, और डेयरी को हाईटेक बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने इस योजना को शुरुआत की है, जिसमें कि 30% भाग जो है सरकार खर्च करेगी जो भी लागत आती है, और 10% उद्यमी को खुद को लगाना पड़ेगा, और 60% जो होगा वो लोन के जरिए बैंक से लिया जा सकता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वर्तमान में जो पशुपालन मंत्री जो हैं वो उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में SBI राजस्थान के प्रमुख कौन बने? तो हाल ही में कौन बने? अमिताभ चटर्जी। इन्होंने रविंद्र पांडे जी का स्थान लिया है। SBI की जब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। साथ ही जो इसकी स्थापना की हम करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी? वो 1 जुलाई 1955 के अंदर। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? रजनीश कुमार जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में SBI राजस्थान के प्रमुख कौन बने? अमिताभ चटर्जी। अच्छा, यहाँ पे अमिताभ कांत का नाम दिया गया है, तो ये कौन है? ये हैं हमारे नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान किस ज़िले में स्थित है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान किस ज़िले में स्थित है? ये ज़िला है
टोंक। यहाँ पर अभी संस्कृत में कैलीग्राफी बनाई गई थी, इस वजह से ये चर्चा में था। और अगर हम कैलीग्राफी की बात करें तो कैलीग्राफी होती क्या है? कैलीग्राफी के अंदर एक शब्द को 50 तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम सिंपल अगर अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो हम ए को ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ए को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बी अगर ऐसे लिखेंगे तो कुछ बी हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कैलीग्राफी में देखिए यहाँ पे कितनी सारी डिज़ाइन बना रखी है कि हम ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, बी को ऐसे लिख सकते हैं, सी को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कैलीग्राफी के अंतर्गत आता है। जब हम कैलीग्राफी की बात करते हैं तो इसे हम कागज़, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, कांच, दाल, चावल, बोतल पर शब्दों को अलग अलग तरीके से लिखकर कैलीग्राफी बना सकते हैं। तो ये एक तरीके की आर्ट है जो कि कहाँ पर सिखाई जाती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान के अंदर। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैलीग्राफी है पहले उर्दू और अरबी व फ़ारसी में करते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए संस्कृत में भी कैलीग्राफी को बनाया गया। वर्तमान में जो अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान है, इसके जो निदेशक हैं इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर सोलत अली खां। डॉक्टर सोलत अली खां, तो ये इनका नाम है, तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा। 1867 में टोंक रियासत के तीसरे नवाब मोहम्मद अली जी ने इस संस्थान की स्थापना की थी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयुर्वेदिक दवाओं से कोरोना संक्रमण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए जयपुर में किस फार्मूला का ट्रायल किया जाएगा? हाल ही में ये न्यूज़ में था, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि किस फार्मूले का ट्रायल किया जाएगा जयपुर के अंदर? आयुष 64। इसके अलावा अश्वगंधा बनाम HCQ, गिलोय, पीपली व मुलेठी का मिश्रण, इन सभी का भी यूज़ किया जाएगा। यह अध्ययन जो होगा, जो क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता को लेकर होगा। इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल के लिए देश के 5 शहरों दिल्ली, बनारस, मुंबई, पूना व चंडीगढ़ का चयन हो चुका है और जयपुर को भी इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं से कोरोना संक्रमण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए जयपुर के अंदर जिस फॉर्मूले का ट्रायल किया जाएगा वो कौन सा है? आयुष 64। और लगभग 400 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में बासु चटर्जी का देहांत हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये संबंधित थे फिल्म से। ये एक फिल्मकार थे जिनका जन्म 10 जनवरी 1927 को हुआ था और हाल ही में इनका देहांत हो गया। इन्होंने कई फिल्म और टीवी फिल्म्स बनाई थी, जिसमें कि अगर हम बात करें इनकी पहली फिल्म की तो वो कौन सी थी? सारा आकाश, जो कि 1969 के अंदर आई थी। इसके बाद में जो अंतिम फिल्म थी 2011 में, वो कौन सी थी? त्रिशंकु। इन्हें कमला की मौत 1989 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। साथ ही वर्ष 1992 में फिल्म दुर्गा के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। तो बासु चटर्जी जो कि फिल्मकार थे, इनका हाल ही में देहांत हो गया है और इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में राजस्थान जल आयोग विभाग द्वारा 169 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के तहत 392 करोड़ रुपए 32,50,000 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। यह किस मिशन के तहत किया गया है? तो हाल ही में किस मिशन के तहत किया गया है? ये किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन का 2009 तक जो नाम रखा गया था वो क्या था? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये पहले नाम था, लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में इसे नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? जल जीवन मिशन। और इसकी जो डेट रखी गई है कि ये पूरा कब तक करना है? 2024 तक। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या? हर घर के अंदर जल पहुंचाने के लिए जितनी भी स्कीम्स यूज़ की जाएगी वो सारी किस मिशन में आएगी? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अब हमारे राजस्थान के अंदर 19 जिलों में 47 विधानसभा क्षेत्रों की 193 गाँव एवं आबादियों में घरों में नल से जल आपूर्ति के लिए 1,22,913 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। साथ ही 150 सिंगल विलेज तथा 19 मल्टी विलेज स्कीम्स स्वीकृति भी की गई है। सिंगल विलेज स्कीम्स के 150 गांव एवं आबादियों के अलावा मल्टी विलेज
योजनाओं में, मल्टी विलेज योजनाओं में 43 गांव एवं आबादियों को भी शामिल किया गया है। राज्य के 19 जिलों में 47 विधानसभा क्षेत्रों के 193 गांव एवं आबादियों के लिए 392 करोड़ 32 लाख रुपये 50,000 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ केंद्र एवं राज्य सरकार के 50% शेयर के आधार पर जारी की गई है। तो ये जो इसमें शेयर रहेगा 50% तो राज्य का रहेगा और 50% सेंटर का रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हाल ही में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जो है वो जारी की गई है राजस्थान के अंतर्गत। और किस विभाग के द्वारा? जलदाय विभाग के द्वारा। जलदाय विभाग वर्तमान में किसके पास में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही जो हमारे जल मंत्रालय यानी कि केंद्रीय जल मंत्री जो हैं उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उनका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। क्या नाम है इनका? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं हमारे। राजस्थान में जो जलदाय विभाग के जो मंत्री हैं उनका नाम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। प्रदेश के समस्त 46,543 गांवों की आबादी को ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर ग्राम मानचित्र तैयार किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार तथा किसके बीच समझौता ज्ञापन किया जाएगा? तो हाल ही में किसके बीच में ये समझौता ज्ञापन होगा? राज्य सरकार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम क्या कहते हैं? GSI यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भू सर्वेक्षण विभाग, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। साथ ही इसकी जो स्थापना की गई थी इस विभाग की, वो कब की गई थी? 1851 के अंदर। यानी कि बहुत पुराना विभाग है और ब्रिटिश काल से ये वर्क कर रहा है। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, थॉमस ओल्डहोम। और वर्तमान में जो हेड है, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं या फिर हेड है अगर हम कहें, प्रेसिडेंट अगर हम कहें, तो कौन है? दिनेश गुप्ता जी। डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है? दिनेश गुप्ता जी। तो इनका आप नाम ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत होगा क्या? 2 वर्षों के अंदर यानी 2021-22 के अंदर, 2021-22 एवं 2022-23 में होने वाले इस सर्वे में गाँव के समस्त मकान मालिकों के स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही मालिकों को संपत्ति कार्ड भी जारी किया जाएगा। इससे आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस सर्वे में व्यक्तिगत संपत्तियों का सर्वे एवं रिकॉर्ड तैयार करने के साथ साथ सामुदायिक परिसंपत्तियों जैसे ग्रामीण सड़कें, तालाब, नहर, खुली जगह तथा पार्क, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र आदि का भी सर्वे किया जाएगा। और इसके साथ ही नक्शे भी तैयार किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में MOU किसके बीच में होगा? राज्य सरकार और भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। हाल ही में साफा विद ट्विटर किस राज्य के पर्यटन मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य के पर्यटन मंत्री के द्वारा। और वो कौन है? विश्वेंद्र सिंह जी। राजस्थान के किस शहर में कोचिंग हब के लिए 200 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं? तो हाल ही में किस राज्य के किस जिले के अंदर ये अनुमोदित किए गए हैं? जयपुर के अंदर। और ये कोचिंग हब जो है वो कहाँ बनाया जाने की बात हो रही है? प्रतापनगर सेक्टर 16 में। इसके ज़रिए गोपालपुरा बाईपास, जगतपुरा के अलावा अन्य जगहों पर कोचिंग सेंटर को एक जगह पर व्यवस्थित किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए 3 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, योगा और ओपन जिम की सुविधाएँ भी मिलेगी। और इसके कंप्लीट होने के बाद में अलग अलग शहरों में भी इस तरीके के कोचिंग हब बनाए जाएंगे। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं? 200 करोड़ रुपए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के किस शहर में कोचिंग हब बनाया जाएगा? तो ये है जयपुर। और जयपुर के भी किस एरिया के अंदर? प्रतापनगर एरिया के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सत्य कथन पहचानिए। जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह राठौर का हाल ही में निधन हो गया है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुरु भी रहे हैं। तो ये कथन सत्य है। हाल ही में जो प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह राठौर जी थे उनका निधन हो गया है और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के गुरु भी थे। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राज्य कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया गया। तो ये कथन भी सत्य है कि राज्य कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। अशोक गहलोत जी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव द्वारा लिखित पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन किया। इसमें 44 कोरोना संक्रमितों का होम्योपैथिक के माध्यम से इलाज किया था। इस पुस्तक में इन मरीजों के इलाज के दौरान सामने आए अनुभवों एवं कोरोना पर किए गए शोध के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आपको यहाँ पर इस बुक का नाम ध्यान रखना है, मिस्ट्री ऑफ कोरोना। इसके साथ ही ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर अजय यादव द्वारा, और इसको हाल ही में किसके द्वारा विमोचन किया गया है, अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो इस पुस्तक के अंतर्गत होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी इलाज किया गया था उसके अनुभवों एंड कोरोना वायरस पर किए गए शोध के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना का भी प्रारंभ की जाएगी। पुलिसकर्मियों के लिए हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी, जेडीए सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से आवास सुविधा तथा पुलिस लाइन, आर्म्ड बटालियन एवं पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पुलिसकर्मियों को निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा परीक्षण भी कराया जाएगा। तो ये कथन पूरा सत्य है। तो मुख्यमंत्री पुलिस पदक जो योजना है वो लागू होगी जल्द ही, और साथ ही पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना को भी प्रारंभ किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में 4 जून को MCHN डे जो है वो बनाया गया। प्रदेश भर के आंगनवाड़ी क्षेत्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस यानी कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन डे, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच तथा हीमोग्लोबिन जांच, वजन, मूत्र, मधुमेह, लंबाई, रक्तचाप की जांच की और आवश्यक परामर्श भी दिया गया। प्रदेश में गुरुवार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित कर प्रसूताओं एवं बच्चों को टीकाकरण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से प्रदान की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कथन भी सत्य है। 22 जून को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण सप्ताह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही 22 जून से 28 जून तक आयोजित होने वाले इस गुणवत्ता नियंत्रण सप्ताह में विभाग के निर्माण कार्यों में प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। सप्ताह के दौरान अभियंताओं को नई तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी तथा 26 जून को प्रत्येक जोन एवं जिला स्तर पर भी गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी गतिविधियाँ होगी। तो ये कथन भी सत्य है। वर्तमान में जो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जिसके पास में उनका नाम क्या है, शांति कुमार धारीवाल जी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप इनको स्टेटमेंट को ध्यान रख सकते हैं। इन पर घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में कितने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कॉलैब को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कॉलैब लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपको बताना है। केफोन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है, ये आपको बताना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको बताना है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है, इसका आंसर आपको देना है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल मारू स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट।